हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 का लेसन नंबर 16। आपकी बुक है फ्रेंड्स ये भारत में राज्य की राजनीति यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 15 डिस्कस किया था और उससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 14 डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है फ्रेंड्स तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। लिंक भी मैंने आप लोगों को मैसेज में सेंड कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड कर रखा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स तो देख लीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 16 जिसका नाम है आपका राज्य में भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक। ये आपका ना जातीय नहीं बल्कि निर्जातीय होगा, ये मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स आपका, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 16। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 16 आज का, जिसका नाम है हमारा राज्यीय राजनीति में भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक। तो फ्रेंड्स, अगर हमें जानना है कि भाई अल्पसंख्यक वर्ग क्या है और निर्जातीयता से आप लोग क्या समझते हो, है ना, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई निर्जातीयता है क्या। अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। जो एक छोटा सा जो समूह होता है जिसकी पहचान जो होती है वो भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक या जातीय इत्यादि विविध आधारों पर की जाती है। तो वो जो समूह होते हैं वो होता है हमारा अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। हमारे समाज में देखो विविध प्रकार की जातीय संख्यक लोग रहते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुसंख्यक वर्ग होते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं। बहुसंख्यक वर्ग कौन से होते हैं? जो बहुत प्रचलित हैं, ठीक है, जिनकी जैसे भाषा जो है वो प्रचलित है, जिनके जो धर्म कल्चर जो है वो प्रचलित है। लेकिन वहीं अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है ना, वो एक छोटा सा वर्ग होता है, ठीक है, जिसकी पहचान विविध भाषा, धर्म, परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें निर्जातीयता की कि निर्जातीयता क्या है, ठीक है। ये भाषाई आधार पर इनके अंदर कौन कौन से संघर्ष हुए, ठीक है, और विविध जो राज्य थे उन्होंने क्या क्या मांगे की, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके ये एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे असम जो था, असम में संघर्ष क्यों हुआ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्गों के लिए, वहाँ पे उनकी क्या मांगे थी, स्टेट का क्या इसके अंदर रोल था, है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो था भाषाई आधार पर जो भाषा थी उसके संरक्षण की क्या बात की गई, क्या क्या क्षेत्रीय मांगे की गई, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस चैप्टर में देखना होगा और ये सारी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में आएंगी। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि आप क्या समझते हो निर्जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक से और भाषाई आधार पर उनकी क्या क्या मांगे थी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और इनकी जो मांगे हैं वो क्या हैं ये पूछी जा सकती है। या फिर आपके एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की नीति के अभिलक्षण की पहचान करें और उन पर चर्चा करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके अभिलक्षण पर चर्चा करें, ठीक है। अगर हम बात करें कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्ग ऐसे लोगों का समूह होता है जिसकी जो सदस्य संख्या होती है वो अन्य सदस्यों के अन्य समूहों के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। और किसी भी समूह या समुदाय को हम अल्पसंख्यक समाज की जो स्थिति है उससे जो है एकल या फिर उससे अधिक कह सकते हैं। जैसे कि इसकी जो पहचान होती है वो भाषाई, धर्म, संस्कृति, प्रथाएं, प्रकृति, अर्थव्यवस्था इत्यादि विविध आधारों पर की जा सकती है, ठीक है। कोई भी जो समुदाय होता है उसका जो आश्रय होता है वो क्या होता है, वो उसके नामकरण, उसके भाषाई आधार, धार्मिक आधार, जातीय आधार, सांस्कृतिक आधार इत्यादि विविध आधार जो होते हैं ना, यही इन वर्गों को की पहचान करते हैं कि ये अल्पसंख्यक वर्ग है या फिर ये आपका बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है। अब ये जो वर्ग है, ये जो सारा है ये आ गया आपका बहुसंख्यक वर्ग में, क्योंकि इसके अंदर ये जो बहुसंख्यक वर्ग है इसकी अपनी अलग भाषाई पहचान है, भाषाई आधार है, सांस्कृतिक आधार है, धार्मिक आधार है। लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है ना उसकी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। इनकी जो भाषाई आधार है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनके जो स्ट्रेंथ है, इनके जो पावर्स हैं, इनके जो हित हैं, वो सारे इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। और जो ये होता है ये एक छोटा समूह होता है
बल्कि ये जो होता है ये व्यापक समूह होता है बहुसंख्यक वर्गों का। और जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं वो एक छोटा सा समूह पाया जाता है, छोटा सा वर्ग पाया जाता है जिसकी भाषाई, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर पहचान की जाती है। ठीक है, अब आपका जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें निर्जातीयता की कि निर्जातीयता क्या है, तो निर्जातीयता अगर हम इस वर्ड पर ही फोकस करें, निर्जातीय अगर हम इसको तोड़ें तो ये दो वर्ड्स निकलते हैं आपके। एक होता है आपका नृ और एक होता है आपका जातीय। नृ मतलब कि नई, यानी कि नई जातियाँ। ठीक है, यानी कि जो छोटी छोटी जो न्यू जातियाँ उभर रही है ना, इनकी अपनी अलग भाषा है, इनकी अपनी अलग पहचान, अलग धर्म है, अलग संस्कृति है। तो जिसको दूर से देख कर के प्रतीत होता है कि हाँ ये जो इनकी भाषा है, इनका जो कल्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जो वर्ग होते हैं, ये जो समूह होता है, ये क्या करता है, ये एक अपने अलग वर्ग की, अलग समुदाय की जातीयता के आधार पर मांग करता है। और वो कहता है कि इनकी जो धर्म है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो संस्कृति है, इसको एक पहचान मिलनी चाहिए और इसको जो राज्य है उसके अंतर्गत एक विशेष दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो निर्जातीय है वो क्या है, वो भारतीय विद्वान जो है वो कहते हैं कि निर्जातीयता जो है, जो निर्जातीय है वो क्या है, वो सामान्य रूप से उन पहचान को निर्जातीयता के रूप में लेते हैं जो भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं इत्यादि, अर्थव्यवस्था जो है इत्यादि विविध कारकों से मिलकर के बनती है। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसके अंदर क्या होता है, इसके अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसकी पहचान दो आधारों पर की जाती है और इसको इसी पहचान के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसको बांटा गया है राज्य या राष्ट्रीय आधार पर और दूसरा है आपका संघीय या राज्य आधार पर। अब जो पूर्ववर्ती राज्य होते हैं ना, उसके अंदर इन्हें दो भागों में बांटा गया, या तो फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, यानी कि या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर आधार पर इसे बांटा गया है पूर्ववर्ती जो राज्य थे उनको। ठीक है, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं अगर हम उनकी बात करें, तो जो अल्पसंख्यक हैं और जो अल्पसंख्यक है वो क्या होंगे, जो बहुसंख्यक हैं वो तो बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी जो भाषा है, उनकी जो धर्म है इत्यादि को विशेष भाषा के रूप में मान्यता मिल रखी है, उनको भाषाई मान्यता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, लेकिन जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, इनकी जो भाषाई आधार है इसको संविधान के अंदर पहचान नहीं मिली है। ठीक है, जैसे कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है, जैसे कि असम के जो लोग थे वो उस वक्त असमिया जो भाषा बोलते हैं उसकी मांग कर रहे थे। तो भारत जो है इसके अंदर क्या होता है, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जो है इसकी जो पहचान है धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर की जाती है। अब जैसे भारत में पहले आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया गया था, स्कूलों में कहा गया था कि भाई जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसके आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और बच्चों को जो है नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा के आधार पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो था इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि इंग्लिश में मतलब जो बच्चे की मातृभाषा उसको पढ़ाना है और इंग्लिश पढ़ानी है और जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ानी है। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उनको पढ़ाना है 3 लैंग्वेज फार्मूला में। जैसे कि मान लो आपको पढ़ा दी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के साथ आपकी मातृभाषा, इंग्लिश के साथ आपको हिंदी पढ़ा दी और आपकी जो मातृभाषा थी वो आपको पढ़ा दी, तो ये आता था आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला में। लेकिन जो भाषाई अल्पसंख्यक और जो निर्जातीय समूह थे उनकी जो मांग थी वो क्या थी, इनकी मांग ये थी कि इसको 4 लैंग्वेज फार्मूला किया जाना चाहिए और उस 4 लैंग्वेज में जो चौथी लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए, वो इन जाति के जो वर्ग जो हैं इनकी जो भाषा है उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो ऐसा नहीं था और इंडिया में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है। लेकिन अगर हम अन्य स्टेट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 4 लैंग्वेज फार्मूला जो है उसको अपनाया गया है। तो जो ये वाला जो भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर जो मांग की जा रही थी वो ये मांग की जा रही थी कि जो 4 लैंग्वेज फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो भाषाई पहचान थी उसको मान्यता कब मिली, भाषाई पहचान जो थी वो तो स्टार्टिंग से ही प्रारंभ हो गई थी जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो वर्ग थे उनके बीच में द्वंद्व हो गया। तो जो भाषाई पहचान थी इसको जो मुख्य आधार था ना वो इसको मिला था 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 20वीं शताब्दी में इसको मुख्य आधार पर इसकी पहचान हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी ना सबसे पहले उसने ही भाषाई आधार पर मांग की थी। ठीक है, जो श्री रामलू थे ना उनकी भी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने क्या किया था, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। श्री रामलू जो थे तेलुगु राज्य, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आंध्र प्रदेश में मतलब तेलुगु राज्य की मांग की थी इन्होंने। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब कांग्रेस ने इसकी मांग की थी तो कब की थी, जब भाषाई मांग के आधार पर राज्य में पुनर्गठन आयोग जो था उसके अंतर्गत राज्य में भाषाई संगठन जो था
उसकी सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई थी भाषाई आधार पर, तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मांग की थी। ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश के एक गांधीवादी माना जाता था श्री रामुलु को। ठीक है। तो श्री रामुलु जो थे उनकी क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 1953 में। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य का गठन तो कर दिया गया था, लेकिन जो था भाषाई मांग जो थी वो स्टेट ने अभी सॉल्व नहीं की थी। अभी भी भाषाई मांग को लेकर के विविध प्रकार के विवाद जो थे वो देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है। क्योंकि जो राज्य था, जो हमारा स्टेट था, उसने क्या किया था, उसने जो भाषाई संबंधी जो प्रॉब्लम थी उसको, उसकी जो समस्या थी उसको भी समाधान नहीं किया था, अभी ये बाकी था। ठीक है। अब जो विविध प्रकार के जो स्टेट थे, अलग अलग जो राज्य थे, वहाँ पर भी भाषाई मांग को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आंदोलन हो रहे थे। और ये जो आंदोलन थे, जो मूवमेंट्स थे, ये जो मांगे थी, ये जो संघर्ष था, वो किसके द्वारा किया जाता था, वो आपका किया जा रहा था जो अल्पसंख्यक वर्ग था ना, उसके द्वारा किया जाता था। ठीक है। अब एक तरफ तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अल्पसंख्यक लोग जो थे उनके द्वारा भाषाई मांग को लेकर के, अपनी भाषा को स्थापित करने की मांग को लेकर के जो डिमांड्स थी वो बढ़ती जा रही थी, विद्रोह जो था वो बढ़ता जा रहा था, व्यापक स्तर पर होता जा रहा था। और दूसरी साइड जो बहुसंख्यक लोग जो थे वो ये आरोप लगा रहे थे कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, इनकी कोई भाषा नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुसंख्यक लोग की जो भाषा है ना, उसी को आत्मसात कर लिया है। और इनकी जो भाषा है वो इनकी खुद की नहीं है, और ना ही इस भाषा में इन्होंने भाषा में समायोजित नहीं किया, बल्कि ये क्या करें, भाषा को ना तो इन्होंने समायोजित किया और ना ही इन्होंने आत्मसात किया, बल्कि ये जो बहुसंख्यक की भाषा है ना, इसी भाषा के आधार पर अपनी एक जो स्वतंत्र भाषा है ना, उसको बनाए जाने पर बल देते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक वर्ग जो था और भाषाई वर्ग जो था, इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होने लग गए, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई, दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिलने लग गए। ये जो बोलता था वो सोचता था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और जो सेकंड वाला था वो सोचता था मेरा धर्म श्रेष्ठ है। वो अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता था और दूसरा वाला अपनी भाषा को। तो इसीलिए इन दोनों वर्गों के अंतर्गत मतभेद उत्पन्न होने लग गए, लड़ाइयाँ उत्पन्न होने लग गई, विद्रोह की भावना जो थी, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की जो भावना है, एक भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग जो है, ये सारे जो मुद्दे थे वो हमें देखने के लिए मिले। ठीक है। अब जो आपका जो बहुसंख्यक वर्ग था, उसने क्या किया, उसने 8वीं अनुसूची के अंदर क्या किया, उसने 8वीं अनुसूची के अंदर ये कहा कि भाई भाषाई संरक्षण के आधार पर जो भाषा है उसको उसकी जो भाषा जो है उसको संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है। और वहीं कुछ लोग जो थे अल्पसंख्यक वर्गों के अंदर जो है भाषाई आधारित राज्य के आधार पर क्या करते, वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, राज्य जो है उसकी स्वायत्तता की मांग कर रहे थे क्षेत्रीय आधार पर एक अलग राज्य जो है उसकी मांग कर रहे थे, ताकि उनकी जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार जो है वो सुदृढ़ हो सके। वहीं अगर हम बात करें दूसरे साइड जो उत्तर पूर्व राज्य था, वहाँ पे क्या हो रहा था, उत्तर पूर्व जो राज्य था वहाँ पर जो अधिकतर लोग जो थे वो अल्पसंख्यक और जनजातीय समूह के जो लोग थे वो ही रहते थे। अब इसके अंदर भी ना 2 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किसको डिवाइड किया गया, परवर्ती जनजातीय जो थे ना, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है आपकी, कौन कौन सी, पहला तो आता है आपका अल्पसंख्यक देशज समूह। अल्पसंख्यक देशज समूह के अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो उस स्टेट के अंदर शताब्दी से रह रहे हैं, बहुत पहले टाइम से ही रह रहे हैं, प्राचीन समय से ही रह रहे हैं। और वहीं अगर हम अन्य स्टेट की बात करें तो अन्य स्टेट में वो लोग आते हैं जो अपने काम के लिए या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के बस गए। ठीक है। ये 2 स्टेट थे। तो अब इन दोनों स्टेट में क्या हुआ, उत्तर पूर्व के राज्यों में असम, जैसे एक असम है, यहाँ पे भी विद्रोह उत्पन्न हुआ। असम में क्या हुआ, उन लोगों की जो मांग थी वो ये थी कि असम में कार्यालय और न्यायालयी भाषा जो है इसको बनाया जाना चाहिए। ठीक है। और विद्रोह जो था वो इसी बात पर उत्पन्न हो गया था। ठीक है। पहले असम में, क्योंकि असम में जो कार्यालय और जो न्यायालयी भाषा है वो असमिया को बनाया गया और उसे कार्यालय और न्यायालय की भाषा जो है वो बनाया गया। लेकिन फिर बाद में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो बांग्ला जो थी ना, उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने बांग्ला को कार्यालयी भाषा और न्यायालय की जो भाषा है वो बनाने की बात की। फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग जो थे ना, उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने इस पर दबाव डाला और वो लोग ये कहने लगे कि जो बंग यानी कि जो बंगाल विभाजन जो था ना, इसके दबाव में आकर जो अंग्रेज़ हैं वो ऐसा कर रहे हैं, और जो बांग्ला जो है उसको कार्यालय और न्यायालय भाषा जो है वो बनाने के लिए कह रहे हैं। तो इन दोनों वर्गों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होने लग गया। किन दोनों वर्गों के बीच में, असम और बांग्ला के बीच में। ठीक है। वो कह रहा था कि हमारी जो भाषा है उसको कार्यालय और न्यायालय की भाषा बनाया जाएगा, और जो बांग्ला था, जो बंगाल के लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हमारी जो भाषा है इसको जातीय
और कार्यालय और न्यायालय की भाषा बनाया जाएगा। ये कहता है हमारी भाषा को कार्यालय और न्यायालय की भाषा बनाया जाएगा। तो ऐसे इन दोनों वर्गों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों वर्गों के बीच में क्या हो गया, वॉर उत्पन्न होने लग गया, विद्रोह की भावना हो गई। राजनीतिक सुदृढ़ीकरण में इन दोनों के लिए मतलब वर्चस्व के लिए विद्रोह हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अशमिया जो था वो असम को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, वो ये कह रहा था कि भाई कार्यालय और भाषाई जो है वो इसको बनाना चाहिए। और अंत में क्या होता है, 1873 में जो कार्यालयी भाषा जो थी वो अशमिया को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो आर पॉल ब्रॉस जी जो थे उन्होंने क्या कहा। तो जो आर पॉल ब्रॉस जी जो थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि उनके अनुसार राज्य सरकार जो है उन्होंने क्या किया, वो अल्पसंख्यक भाषा के विरोध में भेदभाव की जो जितनी भी नीति चलाई गई हैं, तो जो केंद्र है जो उनकी तरफ से उनकी जो रक्षा है वो नहीं की गई। ठीक है, और उत्तर पूर्व स्टेट की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व स्टेट के अंदर 2 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया यहाँ पर भी लोगों को। एक तो वो ही थे पूर्ववर्ती की तरह जो पहले से शताब्दियों से यहाँ पर रह रहे थे, और दूसरा जो था वो थे वो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर आए थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि यहाँ पे उत्तर पूर्व में जो राज्य था उसमें 2 प्रकार के निजातीय अल्पसंख्यक समूह पाए जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, निजातीय अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, इनकी राजनीति जो होती है, इनकी राजनीति में हमें निजातीयता बहुसंख्यक जो होते हैं उसकी राजनीतिक प्रक्रिया जो होती है वो निर्धारित की जाने की बात देखने को मिलती है। जैसे कि क्या है, आपका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि मेघालय जो था, मेघालय क्या था आपका, मेघालय। ठीक है, अब ये जो मेघालय था यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर निजातीय अल्पसंख्यक जो थे इसको इनकी जो 3 स्थानीय जनजातियाँ थे, कितनी स्थानीय जनजातियाँ थी, इनकी जो 3 स्थानीय जनजातियाँ थी, यहाँ पर इन 3 स्थानीय जनजातियाँ कौन कौन सी स्थानीय जनजातियाँ थी, ये थी आपकी खासी, गारो और जयंतियाँ। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं ये पॉइंट भी। तो अब फिर वैसे ही प्रमुख निर्जातीय अल्पसंख्यक जो थे वो कौन कौन से थे, वो आपके थे, आपके बंगभाषी थे, फिर आपके नेपाली थे, बिहारी थे, राजस्थानी थे। ये सारे जो वर्ग थे ये इसके अंदर प्रमुख थे। फिर अगर हम बात करें तो 60 के दशक के अंदर ये जो दोनों निर्जातीय समूह जो थे ना, एक तो मेघालय से अलग राज्य को तत्कालीन असम से काट निकालने की मांग से एकजुट था। मतलब वो क्या कह रहा था, वो जो मेघालय का जो संघ था वो ये कह रहा था कि भाई उसको वहाँ से अलग निकाला जाए असम से, और उसको अलग राज्य जो है वो घोषित किया जाए। एक अलग राज्य की मांग जो थी वो कर रहा था, अलग राज्य की मांग। ठीक है, ये अलग स्टेट की मांग कर रहा था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने असम से निर्जातीय बहुसंख्यक के रूप में विरोध किया। वैसे ही कश्मीर की बात करें अगर हम, तो कश्मीर में क्या था, कश्मीर में क्या था आपका, कश्मीर में यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो थे इसको लेकर के बात हो रही थी। ठीक है, कश्मीर में क्या था आपका, ये जो थे आपके कश्मीरी पंडित, इसको लेकर के जो यहाँ पे विविध प्रकार के विरोध जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित जो थे ना, यहाँ पे आतंकवादी के शिकार होते रहते थे, क्योंकि कुछ प्रतिनिधि जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रमुख निर्जातीय समूह के रूप में कश्मीरी पंडित जो थे इनके अलग राज्य जो है इसको बनाए जाने की मांग की थी। ठीक है, अलग राज्य जो है इसको बनाए जाने की मांग की थी कश्मीरी पंडित को। ठीक है, तो कश्मीरी पंडित वाले एक पृथक राज्य को बनाए जाने की भी मांग की जा रही थी। वहीं अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट ने क्या किया, हमारे स्टेट ने क्या किया, निर्जातीय अल्पसंख्यक के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग जो था वो एक ऐसा मुद्दा बन गया हमारे राज्य में जिस पर जो निर्जातीय बहुसंख्यक वर्ग है उसकी राजनीति आज भी हमें देखने को मिलती है। आज भी विविध प्रकार के जो स्टेट है वहाँ पर जो भाषाई संघर्ष हैं इत्यादि को लेकर के विविध प्रकार के वाद विवाद हमें देखने को मिलते हैं। भारत में संविधान में जैसे जितनी भी भाषा को मान्यता मिल रखी है, जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं उसको मान्यता प्रदान की गई है और उनका उल्लेख किया गया है। जैसे आपकी असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है। ये विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं इन सभी को मान्यता प्राप्त है। लेकिन फिर भी इन भाषाओं के अलावा अनेक जो राज्य हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी भाषा जो है उसको कार्यालयी भाषा की मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, और वो अपनी भाषा के आधार पर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। ठीक है, और विविध राज्यों में हमें आज भी ये जो निजातीयता भाषाई मांग जो है इसको देखने के जो स्तर है वो हमें विविध प्रकार के स्तरों पर देखने के लिए मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी ही हम आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके लिए बनाए, अगर ये आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हो फ्रेंड्स,
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का हार्दिक शुक्रिया। Thanks for watching my video friends. Take care, have a nice day and best of luck for your exam. Please like, share and subscribe my channel friends. Take care. Thanks for watching my channel.